नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सुशांत केस में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी है। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौत की मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिया का ड्रग वाला राज भी बाहर न आता अगर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रिया के मोबाइल डाटा का एनालिसिस न किया होता। और इसी से पता चला है कि ड्रग के लिए रिया जिस गौरव आर्या के संपर्क में 2017 से थी, उसके ड्रग रैकेट के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। इसीलिए सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि सुशांत को धीमा जहर दिया गया। कुल मिलाकर अब तक के खुलासे और घटनाक्रम ने रिया को चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है। उधर सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स विभाग की जांच तेज हुई तो रिया की खामोशी भी टूटी। चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती, ड्रग की डोज, मौत की मिस्ट्री। रिया है सुशांत की मौत की राजदार। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया एंड फैमिली सवालों और आरोपों के भंवर में फंसती जा रही है, क्योंकि रिया के ड्रग्स कनेक्शन खुलासे ने केस को नया मोड़ दे दिया। 14 जून की वो तारीख जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, मगर जिन परिस्थितियों में सुशांत का शव मिला था वो संदिग्ध है। डे 1 से मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को आत्महत्या बताती रही। 25 जुलाई को बिहार में रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही मामले में ट्विस्ट आ गया, जिसमें सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकालने के रिया एंड फैमिली पर आरोप लगे। लेकिन जब मुंबई में बिहार पुलिस सबूतों को खंगालने पहुंची तो मुंबई पुलिस ने रास्ता रोक लिया और यहीं से सवाल उठने लगे। सुशांत केस में 19 जुलाई का दिन बेहद अहम रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दी और केस को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई की स्पेशल जांच टीम एक्शन मोड में आ गई। सीबीआई और ईडी मौत के मामले में सबूतों की कड़ियां जोड़ ही रही थी कि रिया और कथित ड्रग डीलर के बीच व्हाट्सएप चैट के खुलासे ने बड़ी गहरी साजिश की ओर इशारा कर दिया। व्हाट्सएप चैट ने साफ कर दिया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये चैट रिया ने डिलीट कर दिए थे। ड्रग डील की चैट से खुलासा हुआ है कि रिया और ड्रग डीलर के अलावा सुशांत से जुड़े 2 और किरदार भी थे। इस खुलासे के बाद सुशांत के पिता ने भी गंभीर आरोप लगाया कि उनके बेटे को जहर देकर मारा गया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। उधर सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 4 अफसरों की टीम भी मुंबई में रिया और बाकी तीनों किरदारों से पूछताछ करेगी, जबकि रिया ने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए एक वीडियो पहले ही जारी किया था। सत्यमेव जयते, द ट्रूथ शैल प्रिवेल। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या सुशांत का प्लान्ड मर्डर हुआ था और इसकी पूरी स्क्रिप्ट रिया चक्रवर्ती ने लिखी या उससे लिखवाई जा रही थी। जांच में लगातार हो रहे खुलासे क्या किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा करते हैं? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आयाश खान के एक व्यक्ति जिसे ड्रग डीलर कहा है, उससे सुशांत की मुलाकात के आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं, हाँ या ना में हमारे जवाब होते हैं। वोटिंग का विकल्प हमारी वेबसाइट है, हमारा मोबाइल ऐप है, हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक का पेज है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या अगर आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर अपना व्हाट्सएप जरूर भेजें। थोड़े ही दिनों में हम जल्दी से दर्शकों को भी सीधे बहस में शामिल करेंगे। अभी तक अपनी आप सिर्फ राय देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ शुरुआत के आधे घंटे में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब हैं, जाने माने देश के एडवोकेट, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट से लेकर बड़े बड़े केस लड़े हैं और उन्होंने कई लोगों को उनके अंजाम यानी जेल की काल कोठरी तक पहुंचाया है, कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ मेरे साथ गोपाल सिंह है, कजिन ब्रदर हैं सुशांत सिंह राजपूत के। थोड़ी ही देर में मेरे साथ शेखर सुमन जुड़ेंगे, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं अवनीश सिंह के पास दिल्ली में। अवनीश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी क्या राय है इस मसले पर।
रिया का कहना है कि परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए परिवार से उसकी दोस्ती नहीं हुई। उसने परिवार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं अपनी पहली सफाई के अंदर। आप क्या कहेंगे, आपको रिया सच लग रही है या परिवार सच लग रहा है? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती, जो आपका सवाल है सीधा सवाल है तो सीधा जवाब दूंगा। रिया चक्रवर्ती सीधे सीधे एक नेम्ड एक्यूज्ड है बहुत बड़ी एफआईआर के अंदर, जिसके अंदर सीबीआई तक की एजेंसी इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से सिया बेगुनाह नहीं है, सिया गुनहगार है, और सिर्फ एक गुनाह नहीं किया रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा पहले दिन से आंदोलन करती आ रही है कि जहां पर छोटे से छोटे मामले के अंदर भी गिरफ्तारी तुरंत कर दी जाती है, तो ऐसी इतना बड़ा कौन सा नेक्सस है, कितनी पावरफुल है रिया चक्रवर्ती कि आज तक वो जेल के अंदर नहीं जा पाई है। आज तक यहां तक कि दो मुख्यमंत्री, दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ जाते हैं, पूरा देश आंदोलित हो जाता है, पूरा देश एक साथ सुशांत के लिए न्याय की मांग करता है, और यहां तक कि सीबीआई, मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, आईपीएस ऑफिसर तक अरेस्ट कर दिए जाते हैं। मुंबई में जाने के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होती है तो कौन? रिया चक्रवर्ती। तो आप जानिए कि कितना बड़ा नेक्सस है रिया चक्रवर्ती का, कितनी मास्टरमाइंड है। यहां तक कि कई देश के, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इसने अपने उस टेबल में इन्वॉल्व कर रखा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत अविलंब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर दिया जाए। उसका जो इंटरव्यू से लेकर मीडिया पब्लिसिटी स्टंट का जो कार्य है उसको बंद कर दिया जाए। उसको सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार के तौर पर देखा जाए, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगी तब तक सच नहीं निकलेगा। 66 दिन के अंदर में लोगों को पर्याप्त समय मिल गया है कि वो लोग अपने आप को, अपने गुनाहों को किस तरह छुपा सकते हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं कि उन्हें ईडी के किस सवाल का क्या जवाब देना है, सीबीआई को क्या जवाब देना है, मुंबई पुलिस को क्या जवाब दिया, इन सारे मामले ठीक है। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके ही सवाल को ले जा रहा हूं गोपाल सिंह जी के पास। गोपाल सिंह जी, परिवार चाहता है रिया तुरंत गिरफ्तार हो, क्यों चाहते हैं आप लोग, ऐसा बताइए? इसलिए क्योंकि वो नामजद एक्यूज्ड है, और इसी सवाल को समझने के लिए फिर निकम साहब के पास चलेंगे। बिल्कुल सबसे पहला तो वो नामजद अभियुक्त है और मेरे भाई का मर्डरर है। वो मेरे भाई को जहर दे के मारा, क्या करके मारा, वो तो सारे आदमी जानते हैं। और फिर भी वो मीडिया के सामने आके इंटरव्यू देती है, वो अपना काला चिट्ठा छिपाना चाहती है, हंस हंस के बोल रही है। अभी तक क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई है? निकम साहब, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, नेम एक्यूज्ड है एफआईआर के अंदर, 70 दिन हो गए हैं। रिया सॉलिड एलिगेशन से कई तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि सीबीआई ने न तो अभी तक पूछताछ की है और न ही अरेस्ट किया है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, लीगली सीबीआई ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत अनरेस्ट है देश में कि गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये फंडामेंटल तत्व है कि हर कोई आरोपी वो निर्दोष समझना चाहिए जब तक उसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता। नंबर 2, सुशांत का मृत्यु का ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल सबूत के आधारित है। जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई और कोई भी है, उनको सर्कमस्टेंसेस सबूत ढूंढना पड़ता है कि जिसका नाम आरोपी में फिरियाद में दिया है, क्या उससे एक चेन जुड़ती है क्या नहीं। और तभी सीबीआई जैसे नेशनल सेंट्रल एजेंसी तभी कदम उठाते हैं कि हाँ, ये पूरी तार जुड़ती है और उस अभियुक्त को अरेस्ट करो। अभी रहा सवाल जो रिया चक्रवर्ती ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे जो इंटरव्यू दिया, क्या अर्थ निकलता है उससे? पहली बात तो अर्थ ये निकलता है, 2 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती, जिसका आरोपी करके सुशांत के पिता ने नाम लिया है, 2 महीने के बाद वो सफाई दे रही है। क्या यह सफाई उसके पर जो आरोप के रहे उसके सफाई के लिए दे रही है क्या, और दूसरी कोई वजह है? दूसरा अनुमान यह निकलता है कि क्या रिया अपने इंटरव्यू से खुद को ग्लोरीफाई करना चाहती है दर्शकों के सामने? तीसरा अर्थ यह भी निकलता है, क्या वो जांच एजेंसी को कुछ मिसडायरेक्शन दे रही है? और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, कि जो आज उसने तथ्य, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आरोपी खुलेआम आके सामने
चैनल के सामने ऐसे बड़े मामले में कुछ खुलासा कर रहा है। अगर वो खुलासा करती है तो सीबीआई सभी तथ्यों को पूरा कंसीडर करेगी। क्या जो आज वो बता रही है चैनल पे, क्या उस तथ्य में कोई फोर्स है, कोई दम है? क्या कुछ झूठे बातें बता रही है? अगर कुछ झूठे बातें बता रही है तो शायद वो उसके खिलाफ हो सकता है। तो अभी हमें यह देखना है कि जांच एजेंसी, देखिए अरेस्ट का सवाल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेस्ट तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन पहले जांच एजेंसी को इस नतीजे पे आना पड़ेगा कि सुशांत का हत्या है कि आत्महत्या है। अगर आत्महत्या है तो क्यों आत्महत्या की, उसकी वजह क्या थी? अगर आत्महत्या नहीं है तो हत्या है क्या? अगर हत्या है तो मेडिकल एविडेंस क्या है? बंबई पुलिस ने जो तहकीकात की उसमें क्या निकला है? इसलिए जांच एजेंसी को हमने पूरा अवसर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें एक बड़े एंगल को भी लाना चाहता हूं उज्जवल निकम साहब, जिसके आप भी गवाह रहेंगे, मैं भी कई सालों से गवाह हूं, पिछले 25 साल से बॉलीवुड को देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि रुमान को फोन पर या लाइव कनेक्ट किया जाए। मैं बहुत देर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उज्जवल निकम जी, रुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरह से गौरव आर्या, जिसके बारे में रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा है कि मैं गौरव आर्या को जानती हूं, जो गोवा का एक होटेलियर है, ड्रग डीलरों से उसके संबंध है, ड्रग कार्टेल का वो एक हिस्सा है, कैसे वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहा है, बताइए। जो चैट रिसीव हुई है रिया चक्रवर्ती की, उसमें सीधे तौर पर गौरव आर्या से बातचीत का जिक्र है, जिसमें MDMA वो गौरव आर्या से मांग रही है, मतलब डील हो रही है। गौरव आर्या हो सकता है जिसका गोवा में एक होटल है और उसका पार्टनर सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि ड्रग रैकेट चलाता है। मुंबई के बड़े क्लाइंट्स को गौरव सप्लाई किया करता था। और साथ ही गौरव का जो पार्टनर है अबू इस्माइल आजमी, ये शख्स बहुत लंबे अरसे से दाऊद के ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ है। दुबई गया था, दुबई से मुंबई आने के बाद इसने ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। उसके बाद ये गोवा गया, गोवा में पढ़ा लिखा गौरव मिला, जिसके बाद इसने पूरी सप्लाई की चेन कर दी। जो इसकी सप्लाई की चेन है अबू इस्माइल आजमी की, ये इसके तार बेल्जियम और UK के अंडरवर्ल्ड के ड्रग्स रैकेट से भी जुड़े हुए हैं। ये विदेशों में, कई देशों में ड्रग्स MDMA के कुरियर के तौर पर काम करता है। और मुंबई और आसपास के इलाकों में गौरव आर्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शख्स अबू इस्माइल आजमी है, ये 2017 के नवंबर महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया था। मुंबई के 5 सितारा होटल से उसको गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर आई थी। इसके पास से 40 करोड़ रुपए की MDMA ड्रग्स मिली थी और इनका पूरा ऐसे चल रहा था। और रिया से लगातार कई पार्टियों में मिलता था। इसके अलावा रिया से लगातार चैट भी गौरव की बहुत, जो कि प्रवर्तन ने जो क्लोनिंग करने के बाद रिया के मोबाइल से रिट्रीव किया है, उसके अंदर सीधे तौर पर बातचीत है, जिक्र है कि गौरव आर्या से वो MDMA मान रही थी, खरीदने की कोशिश कर रहे थे। गौरव आर्या उसकी बात क्या करता था। ठीक है, सीधे चलता हूं उज्जवल निकम जी के पास। उज्जवल निकम जी, ड्रग्स बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मेरे ख्याल से बॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसका मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप भी रहे होंगे, जहां पे ड्रग्स ना चलती हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अबू इस्माइल का नाम आ रहा है, जो दाऊद का ड्रग हैंडलर बताया जाता है, जिसको बाकायदा एक 5 सितारा होटल से अरेस्ट किया गया था, गौरव आर्या को उसका पार्टनर बताया जाता है। रिया चक्रवर्ती ये कह चुकी हैं कि वो गौरव आर्या को जानती हैं। जब NDPS एक्ट आ जाता है, NDA एक्ट आ जाता है, उसके बाद केस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि रिया के संबंध गौरव आर्या से, गौरव आर्या के संबंध डी कंपनी के ड्रग सप्लाइंग रैकेट से। हो सकता है कि रिया एक यूजर हो, रिया उनसे माल लेती हो, लेकिन फिर भी ये मामला कितना गंभीर बन जाता है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है पैसों के ट्रेल पर कोई बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन ड्रग एंगल से क्या होगा। और अगर ED ने NCB को लाया है तो ये केस कितना बड़ा हो जाता है, CBI ऑलरेडी है। दीपक जी, अगर ये बात सच है, दीपक आर्या और रिया में इनमें कोई ताल्लुकात था, गौरव आर्या उन्होंने माना है कि वो गौरव आर्या को जानती है व्यक्तिगत तौर पे। हाँ, गौरव आर्या, तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत सीरियस है। मैंने मीडिया से ये भी सुना है कि रिया ने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए और ED ने वो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए। अगर व्हाट्सएप चैट का अगर हम देखेंगे कंटेंट, तो ये बात साफ जाहिर हो कि रिया ने खुद के कंजम्पशन के लिए कुछ ड्रग्स मंगाए थे, लेकिन गौरव आर्या से ताल्लुकात रखना, गौरव आर्या से अंडरवर्ल्ड से संबंध रखना, ये कोई साजिश का प्लॉट है क्या? इसकी भी छानबीन, इसकी जांच
सीबीआई को करने पड़ेंगे। पहली तो बात यह है कि रिया ने ये व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों किया। दूसरी बात यह है कि क्या रिया खुद के लिए लेती थी, क्या किसी को देने के लिए लेती थी। और तीसरी बात है, जो सुशांत का विसेरा, अब तक इसका रिपोर्ट आना बाकी है, उस विसेरा में क्या निकला। अगर जांच एजेंसी उस पर कोई प्रकाश झोंक डालती है तो मुझे लगता है कि ये बड़ी रिया के लिए मुसीबत हो सकती है। और रिया का बयान कि मैं गौरव आर्या को नहीं जानता, ये अगर झूठा बयान नहीं, उन्होंने कहा है मैं गौरव आर्या को जानती हूं। जब उनसे बात की गई कि क्या आपने ड्रग ली है, तो रिया ने कहा कि मैंने कभी ड्रग नहीं ली है, मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस चैट के बारे में मैं आगे बात नहीं करूंगी क्योंकि ये अब एक कानूनी मसला है। उन्होंने माना है वो गौरव आर्या को जानती है। हाँ, ये बात इसलिए वो कहने नहीं रही है क्योंकि उसे मालूम है कि ये कन्फेशन हो जाता है और इससे वो बचना चाहती है। अगर वो कहती थी कि मैंने हाँ गौरव आर्या को जानती हूँ लेकिन ड्रग में लिए थे, मेरे कुल कंजम्पशन, तो उसको सजा हो सकती है उसके आधार पे। तो ये जांच एजेंसी को ढूंढना होगा, गौरव आर्या को ढूंढना होगा, गौरव आर्या का स्टेटमेंट लेना होगा और चैट्स डिलीट क्यों किए। देखिए, हर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के चैट डिलीट क्यों करते हैं, दो रीजन होते हैं। एक तो तुम्हारा चैट हाउस फुल हो जाता है, नहीं तो इंटेंशनली डिलीट कर देते ताकि हम किसी के नजर से बच सकते, ताकि हम पे कोई आरोप नहीं कर सकते। तो जांच एजेंसी को यह भी ढूंढना होगा कि ये चैट क्यों डिलीट किए, कब डिलीट किए। सुशांत के मृत्यु के बाद डिलीट किए या सुशांत के वो रहते हुए ही डिलीट कर दिए, ये जांच एजेंसी को ढूंढना होगा। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा सर। मेरी एक और दर्शक जुड़ गई हैं, प्रतिमा रावत जी मेरे साथ फाजिलका से जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आज हम हमेशा देश की बहस में दर्शकों की राय लेते हैं, इस केस पर प्रतिमा जी आपका क्या मानना है, आप क्या कहती हैं? क्योंकि अब ये देश, ये एक सिर्फ मर्डर का केस नहीं रहा, देश के 130 करोड़ लोग अब सीधे तौर पर और दुनिया के कई लोग इस केस से जुड़ चुके हैं सीधे तौर पर। नमस्कार दीपक जी, मैं शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत का केस फॉलो कर रही हूं और इसमें स्टार्टिंग से ही मुझे रिया की जो भूमिका है वो संदिग्ध लगी है। रिया की महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस ने तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया है और रिया की जो ड्रग्स के चैट जो अभी खुलकर सामने आए हैं, इससे उसकी भूमिका और भी संदिग्ध हो जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आम जनता ये चाहती है कि अब रिया की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो, उसको कस्टडी में लेकर उसको इंटेरोगेट किया जाए, क्योंकि जब उसके पीछे किसी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उसको उसके घर भेजा गया, सुशांत सिंह राजपूत के घर भेजा गया, मुझे ये भी लगता है कि उसके पीछे काफी बड़े लोगों का हाथ है। और जिस तरह से जब रिया चक्रवर्ती से कस्टडी में इंटेरोगेट किया जाएगा तो इस ड्रग्स के मामले में काफी सारे बड़े नाम खुलकर सामने आएंगे। जिस तरह से एक लड़की जो सालाना 10 से 12 लाख रुपए कमाती है, यानी 1 या 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है, किस तरह से इतने बड़े वकील को अफोर्ड कर रही है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि मैं वैसे नहीं कह सकती, पर जिस तरह से चैट से पता चला है कि उसका ड्रग्स डीलिंग में हाथ रहा है, वरना उसने चैट्स को डिलीट नहीं किया होता। ठीक है। और जिस तरह से वो आज उसने इंटरव्यू भी अपना दिया है, सुबह इंटरव्यू भी आया है, इस तरह से वो झूठ तरह से अपने बयानों को बदल रही है, बार बार बदल रही है। तो हम सारी जनता यही चाहती है कि सच जल्द से जल्द सामने आए और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर और उसके पीछे और जो भी कारण है वो सामने खुलकर सबके सामने आए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं इस वक्त गोपाल सिंह जी के पास। गोपाल सिंह जी, एक बड़ा आरोप लगाया है और सर ये बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप रिया ने ये लगाया है कि पिता के सिंह के साथ सुशांत के रिलेशन सामान्य नहीं थे। बचपन में उन्होंने उनको घर से बाहर कर दिया था, बहन के पास भेज दिया था, ये शायद वो कहने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने उनकी मां को भी छोड़ दिया था। गोपाल सिंह जी, इसकी हकीकत क्या है? हंसी आ रही है इस चीज पे। कोई बाप अपने बेटे को छोड़ देगा? ये सब तो एकदम मनगढ़ंत है। एक बेटा था, वो बहुत ही दुलारा था घर का, और सब दिन वो पिता और माँ से टच में रहा। कभी भी ऐसी कोई बात, वो तो रिया चक्रवर्ती बोलती है, संजय रावत तो बोले थे कि पिताजी दूसरा शादी कर लिए थे। दोनों का तो भाषा एक ही साथ। रिया चक्रवर्ती ने यह भी बोला है कि सुशांत के पिता ने उनकी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। एक मिनट गोपाल सिंह जी, ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया था, पहली पत्नी को।
बिल्कुल ये सब झूठ है। इसकी जितना भर्त्सना की जाए उतना ये सब बिल्कुल झूठ है। कुछ नहीं है ये सब में सच्चाई। ये सब केस को भटकाने के लिए ऐसा ऐसा कुछ कुछ तुगलकी फरमान ये लोग जारी कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल कुछ नहीं सच्चाई है, कुछ भी नहीं सच्चाई है। दूसरा उन्होंने एक और बड़ा एलिगेशन लगाया, करने का तरीका अपना रहे हैं कि किस तरह आदमी किस चीज में उलझ जाए। दूसरा वो कह रही है कि परिवार जो 15 करोड़ की बात कर रहा है वो तो कभी सुशांत के खाते में आई ही नहीं। और उन्होंने एक बात कही है कि उनकी बहन जो प्रियंका, जिसको सुशांत कहते हैं, कि वो उनकी सबसे नजदीकी थी, उन्होंने उनको सेक्सुअली मॉलेस्ट करने की कोशिश की शराब के नशे में एक रात सुशांत के फ्लैट पे, जिसपे सुशांत और प्रियंका का झगड़ा हुआ। ये सब गलत है। ये सब ऐसा कुछ कैसे बोल रहे हैं, हम लोग के दिल पे पड़ रहा है ये सब चीज। ऐसा कभी है ही नहीं। वो बहन से, परिवार से, सबसे मिले हुए रहता था। ये वैसा कैसे कोई मन कर सकता है दीपक जी? बहुत ये सब चीज तो एकदम बोले कि अब वो फंस रही है तो वो परिवार को बदनाम करने में लग गई थी, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई। और 15 करोड़ की बात, वो तो बैंक का डिटेल ही बता रहा है, इसमें किसी के मुंह का तो बात है नहीं। ठीक है, कितना राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी उज्ज्वल निकल, हम एक स्पेसिफिक एंगल पे जाते हैं, ड्रग वाले पे। राम कदम लेकिन ये जो बिस्कन्या है ना, जी कंप्लीट कीजिए गोपाल जी, आप कुछ कह रहे थे, अधूरी बात मत छोड़िए। ये बिस्कन्या को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? नहीं तो सारा चीज धरातल पे आ जाएगा। ठीक है, राम कदम जी, आपने आज स्माइल खत्री की बात की, जो सुशांत के साथ दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर। मैं चाहता हूं वो पिक्चर दिखाई जाए। आपने ये भी कहा कि बॉलीवुड के ड्रग्स के साथ क्या रिश्ता है सब जानते हैं। बॉलीवुड की किसी भी पार्टी के अंदर बिना ड्रग्स के काम नहीं चलता, ये हम सब जानते हैं। एक मशहूर डायरेक्टर के घर एक रेव पार्टी हुई, उसके बारे में हर अखबार ने बड़ा बड़ा छापा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब ड्रग्स, गौरव आर्या, आजमी, जो इस्माइल आजमी है, उसका नाम आने के बाद ये नेक्सस कितना सीरियस है, और क्यों ना बॉलीवुड और ड्रग माफिया के कनेक्शन की जांच हो और अंडरवर्ल्ड की इंटरनल फंडिंग की भी जांच हो। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैंने वीडियो ट्वीट किया है खत्री का, ये खत्री के उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार का इम्तियाज खत्री का बर्ताव सुशांत के साथ रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है और महाराष्ट्र सरकार को शक के घेरे में लेने वाली बात है कि 65 दिन महाराष्ट्र सरकार के पास ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला रहा। देश जानता है, दुनिया जानती कि 66वें दिन पूरे देश के लोगों की जनभावना थी। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने जनमानव का सम्मान किया और ये मामला सीबीआई को सौंपा। इतना बड़ा मित्रता कहने वाला इम्तियाज खत्री सुशांत के मौत के बाद मौन क्यों है, गायब क्यों है, मोबाइल बंद क्यों है? क्या रिश्ते थे उसके? महाराष्ट्र सरकार को यह तक नहीं पता चला कि इतनी मित्रता इसकी है कि खुलेआम सुशांत को डोमिनेट कर रहा है, उसको ढकेल रहा है। हम वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पूछ करके कि सुशांत की मृत्यु हुई है, क्या कारण हो सकते, क्या कारण नहीं हो सकते, इसकी तफ्तीश महाराष्ट्र की सरकार की ओर से क्यों नहीं हुई? ये यदि सवाल उठता है तो ये जाहिर सवाल है, और हर व्यक्ति के जहन में यही बात है कि महाराष्ट्र सरकार किस बात से डर रही थी। अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का था महाराष्ट्र सरकार को? महाराष्ट्र सरकार को किस बात का भय था? ये पूरा मामला, पहली बात, इन्होंने मुंबई पुलिस को काम करने दिया नहीं। मुंबई पुलिस की तुलना विश्व के अच्छे पुलिस के साथ होती है। मुंबई पुलिस की सक्षमता पर हम पूरा भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को कुछ बड़े लोगों को, नेताओं को और ड्रग माफिया को बचाना था दीपक जी, और वही कारण रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस पूरे मामले को दबाने के चक्कर में मुंबई पुलिस की छवि देश और दुनिया के सामने खराब करने का दुस्साहस, कुकर्म किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कोई भी कॉल का जो सीडीआर है और चैट का रिकॉर्ड है, दीपक जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार के पास 24 घंटे के भीतर आ चुका था, और मान लीजिए 48 घंटे के भीतर आया। 48 घंटे के भीतर चैट रिकॉर्ड आने के बाद भी उसमें ड्रग्स की बात है। ईडी को ड्रग्स की बात पता चलती है, सीबीआई को 3-4 दिन में ड्रग्स की बात पता चलती है।
पर महाराष्ट्र सरकार को और ड्रग्स की बात पता चलने के बाद, ठीक है राम कदम जी, इसी पॉइंट से मैं उज्जवल निकम के पास जाना चाहता हूं। उज्जवल निकम जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि शुरुआती दिनों में आपने मुंबई पुलिस को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की थी। अब मुझे बताइए कि ड्रग्स की अगर इतनी बड़ी बात रिट्रीव ईडी कर सकती थी तो ए, मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर सकती थी? बी, मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के सर्कमस्टेंसेस के किसी भी तरह की जांच तो की नहीं, वो सीधे नेपोटिज्म पर क्यों कूद गई? और तीसरी बात, नेपोटिज्म भी एक एंगल है, ये भी रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस, जिसे मैं दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस में से एक मानता रहा हूं, लेकिन अभी मेरा थोड़ा विश्वास कमजोर हुआ है, ऐसे क्या कारण आपको दिखाई देते हैं कि इतने बड़े फैक्ट्स को मुंबई पुलिस ने नजरअंदाज किया? मैं मान ही नहीं सकता कि मुंबई पुलिस वो चैट नहीं रिट्रीव करी होगी या उसने चैट नहीं देखी होंगी। बिल्कुल दीपक जी, सत्य है आपका। दीपक जी, मैं ये पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस वाकई होशियार है। बड़े बड़े उनके मैंने संगीन मामले चलाए भी है। तो सर ये बताइए ना, किसने हाथ बांध रखे मुंबई पुलिस के? क्या मौजूदा सरकार ने? दीपक जी एक बात सुनिए कि पुलिस के हाथ कोई बांध नहीं सकता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ सर, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा। नहीं, अपन बात करेंगे ना, डिबेट तो करना है हमें। बिल्कुल, आई एम नॉट एडवोकेटिंग। मैं तो महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र सरकार ने अगर गलती की तो उनके खिलाफ भी बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। आपको पता नहीं होगा कि मेरे नेचर के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जरूर गलतियां हुई है मुंबई पुलिस से, लेकिन आज तक उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन पब्लिकली नहीं दिया। मेरा यही कहना है, क्यों नहीं दे रहे आप? व्हाई यू आर कीपिंग योर लिप्स टाइट? ये मेरा हमेशा सवाल रहता था, और इससे लोगों को मन में एक शक पैदा हुआ। और जो विपक्ष नेता है वो तो कहने वाले ही हैं कि भाई ये सरकार कर रही है। देखिए, सरकार को घेरने के पहले हमने ये सोचना चाहिए कि बंबई पुलिस की गलतियां क्यों की, क्या वजह थी। और जब तक बंबई पुलिस अपनी जबान नहीं खोलती, तब तक मुझे लगता है कि हम किसी को दोष के कटोरे घर में नहीं रख सकते। नंबर 2, सुशांत का जो मामला है वो पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है। बंबई पुलिस ने उस एंगल से देखा क्या नहीं देखा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने 174 की इंक्वायरी के पत्ते खोले ही नहीं है। मोटिव क्या है, किस लिए सुशांत ने आत्महत्या की? देखिए, आत्महत्या की तो आत्महत्या की वजह तो होनी चाहिए। एबेटमेंट टू सुसाइड है, क्या हत्या है? इसके बारे में उन्होंने जो जल्दबाजी की कि भाई ये आत्महत्या है, इस नतीजे पे पहुंचे भाई आप। ये मैं भी सवाल कर रहा हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैसियत से, यानी पब्लिक का प्रोसिक्यूटर होने के कारण ये कई सवाल आम जनता के आदमी के जहन में है। नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक अभी सीबीआई जांच एजेंसी है, आज रिया ने जो जवाब बयान दिया है, ओपन इंटरव्यू दिया है, उससे क्या वो जांच एजेंसी को भटकाना चाहती है? क्या वो सच बोल रही है? क्या जांच एजेंसी को इन्फ्लुएंस करना चाहती है? इस नतीजे अभी जांच सीबीआई को, जांच एजेंसी को सवाल के जवाब ढूंढने। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ऐसा नेग्लिजेंस, ऐसी तथ्यों की अनदेखी मुंबई पुलिस कैसे कर सकती है जब तक वो दबाव के अंदर नहीं है तो, या कोई उसको ऊपर से इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है तो? देखिए, रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुशांत के अपने पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सेम बात संजय राउत ने कही। या तो रिया चक्रवर्ती ने संजय राउत को यह बात बताई, वरना संजय राउत की इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? यह भी सवाल उठता है सर। देखिए, आप ये रूलिंग पार्टी के लोगों को पूछिए, ये सवाल पूछ के मैं कोई रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट के तरफ से जवाब नहीं देता। नहीं, मैं तो आपका विश्लेषण चाहता हूं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर, क्योंकि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते रहे, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं क्या पुलिस, बिल्कुल सर, ये तो पुलिस की एबीसीडी है, पुलिस अपनी एबीसीडी को भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? दीपक जी, इससे मैं सहमत हूं कि बंबई पुलिस ने कुछ निग्लिजेंट एक्ट दिखाए। वो बोनाफाइड निग्लिजेंट एक्ट है कि इंटेंशनल निग्लिजेंट एक्ट है, ये अभी जांच एजेंसी सीबीआई ढूंढेगी। और अगर जांच एजेंसी आती है कि मुंबई पुलिस हैज ओवरलुक्ड, उन्होंने ध्यान जानबूझकर नहीं दिया, तो ऑफिसर अड़क जाएंगे और ऑफिसर बताएंगे कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज बंबई पुलिस ने ये क्यों किया नहीं, इसका ये नतीजा है का इन्फ्लुएंस है का, इस अर्थ पे, इस निष्कर्ष पर हम नहीं आ सकते, यही मेरा कहना है। ठीक है, मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूं। राम कदम जी, क्या मजबूरी है
सरकार की क्या मजबूरी है? उज्जवल निकम साहब से ने तो अपना विश्लेषण दे दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप दो टूक बात करने के लिए जाने जाते हैं, किन लोगों को बचा रही है उद्धव सरकार इस मामले में? और ऐसे वक्त में जब मुंबई और ड्रग्स, दिल्ली और ड्रग्स हाई सोसाइटी में एक रियलिटी है, इसको ना मुझे आपको समझाने की जरूरत है, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, निकल जाया करता था उन जगहों से। दीपक जी, मैं 3-4 बिंदु यहाँ पर रखना चाहूंगा। सबसे प्रथम बिंदु ये है कि महाराष्ट्र सरकार के पास जो 65 दिनों का समय रहा, उस 65 दिनों के अंतराल में हर रोज महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का उनका सरकार का रवैया रहा है कि जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। कोई भी घटना घटती है तो सीधा सरकार में आते हैं। संजय गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। दो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास गुप्ता जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह मानना है कि रिया चक्रवर्ती का इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुरजीत सिंह राठौर, एक आई विटनेस जो कूपर हॉस्पिटल में उस दिन मौजूद थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के समर्थक है। मैं राम कदम जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें, जितने पॉइंट रखना चाहते हैं रखें, फिर मैं बाकी लोगों को पैनल में शामिल करूंगा। इन 65 दिनों के अंतराल में हमने दिन प्रतिदिन देखा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही थी। उनके सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा देखो, रिया का देखो, महाराष्ट्र सरकार का देखो, बिल्कुल एक जैसा है। 8 जून को रिया सुशांत के घर से हार्ड डिस्क ले जाती है, सारी इंफॉर्मेशन ले जाती है, सुशांत के मन के विरोध में ले जाती है। अब यह बात 65 दिन महाराष्ट्र की सरकार को जांच में पता नहीं चलता। ये जब सीबीआई को पता चलता है, ईडी को पता चलता है, 3 या 4 दिन में पता चलता है। ड्रग्स की बात ईडी को 3 या 4 दिन में पता चलती है, पर महाराष्ट्र सरकार को 65 दिनों में बात पता नहीं चलती। 25 दिन हो गए ईडी की जांच होते हुए, पूरी 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 25 दिन हो गए हैं, 31 जुलाई से लेके अब तक। आपका जब समय आएगा तब आप बोलिए भाई साहब, इतने आप उतावल न हो। दूसरी बात, ईडी की जांच होते हुए 25 दिन हो गए, 31 जुलाई को शुरू हुई थी ईडी की जांच। गलत मत बताइए आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये सारे घटनाक्रम में जिस पिता ने अपना पुत्र खोया है, ऐसे 74 वर्ष के आदमी को शिवसेना के नेता की ओर से अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके उनको धमकाया जाता है। क्या कारण है? सीधा स्पष्ट अर्थ है, महाराष्ट्र की सरकार पहले दिन से इस मामले को रफा दफा करना चाहती थी। कारण था कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े अभिनेता। महाराष्ट्र सरकार का क्या लेना देना इस चीज से, आप मुझे बताइए। आप इस तरह की दुर्घटना घटने से महाराष्ट्र सरकार का क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए जरा। अरे भाई साहब, मैं बोलते आप लेते हो सीधा सरकार के ऊपर कूदने लग जाते हो। जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत पे रहिए आप तो सरकार पे कूदते हो। आप इस तरह से एक्साइटेड मत होना। मतलब क्या सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाएगी? क्या सरकार इस तरह के काम करेगी? सरकार का पर्दाफाश पूरी दुनिया के दुख तो ये इस बात का है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बजाय आप सरकार को टारगेट बनाते हैं। अब सत्य लोगों के सामने, आप जस्टिस फॉर सुशांत के लिए लड़िए ना। नेताओं को, कुछ बड़े नेताओं को बचाने के, नीतू सिंह जी से भी तो पूछिए 8 से लेकर 13 तारीख तक क्या हुआ, जो कि वहां थी। दफा दफा करना चाह रही थी और महाराष्ट्र सरकार की मंशा ही नहीं थी। मतलब आपकी बेटी दूसरे की बेटी नागिन। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जी के अखबार में पहले हफ्ते में ये कैसा छप सकता है? जांच के पहले ये खुदकुशी है, इसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान जांच होने में तो 2-2 साल लगे हैं बहुत से केसों में सीबीआई को। ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें सीबीआई आज तक सुलझा नहीं सकी। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल नहीं सुलझा चुकी। आप 2 महीने का बहुत ज्यादा। राम कदम जी, जरा संजय गुप्ता से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। संजय गुप्ता, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत के अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे। संजय राउत ने भी यही कहा। संजय राउत को क्या रिया चक्रवर्ती ने बताया था? बताइए इस बात को। संजय राउत तो प्रवक्ता है रिया के, बताइए ना संजय गुप्ता, जवाब दीजिए। देखिए एक बात सुनिए। नहीं, ऐसा है कि जब बार बार सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो कोई ना कोई बात गलत काम करेगी तो उंगली उठाएंगे ना संजय गुप्ता, और क्या उठाएंगे? सरकार गलत काम करेगी, उंगली उठाएंगे। ईडी ने 25 दिन में क्या किया? ड्रग डीलर से चैट को रिट्रीव करी ना। आज एनसीबी आ गई ना 5 दिन से। बताइए, मुंबई पुलिस को एबीसीडी नहीं आती क्या इन्वेस्टिगेशन की? जवाब दीजिए ना इसका। 31 तारीख से ईडी है, आज 25 दिन हो गए ईडी को। 25 दिन में कितने पैसे निकाल लिए? 15 करोड़ में से। चैट रिट्रीव करी कि नहीं? एनसीबी आई कि नहीं? एनसीबी आई कि नहीं? बातचीत ही तो है, सीबीआई आई कि नहीं? बातचीत ही तो है, बातचीत के अलावा क्या है?
बातचीत के अलावा क्या है, इसके अलावा क्या संजय बातचीत गुप्ता जी, आप दाऊद इब्राहिम के किसी आदमी से बात करेंगे और आप ये बोलेंगे बातचीत तो है, और क्या है? ड्रग्स की बात नहीं हो रही है वहां पे, वो चैट डिलीट क्यों की गई? और आपको किसने बना दिया रिया चक्रवर्ती का स्पोक्सपर्सन? आपको किसने बना दिया रिया चक्रवर्ती का स्पोक्सपर्सन? देखिए, ड्रग नहीं, हम रिया चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन नहीं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह से राम कदम बार बार कूदते हैं, सीधा सीधा महाराष्ट्र सरकार पे कूदते हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार ड्रग बिकवाएगी? महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत को मरवाएगी? क्या महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने में मजबूर करेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार से सुशांत सिंह राजपूत का कुछ लेना देना था? सुशांत सिंह राजपूत जी से भारत सरकार का क्या लेना देना था? आप मुझे बताइए, राम कदम लेते हैं, सीधा महाराष्ट्र सरकार पे कूदते हैं। सवाल पूछिए, हम भी तो जवाब देंगे। तो आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे क्या? सरकार तो है मतलब तो हर कोई सुशांत सिंह राजपूत से किसकी दुश्मनी थी? पहले दिन से अनिल पूछेगा, लेकिन मान लिया, लेकिन कोई तथ्य भी तो होना चाहिए। क्यों बने हुए हैं? जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए, क्यों बने हुए रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन? एक ऑब्जर्वेशन दी थी पुलिस ने अपनी, कैसा लगता है उस बात को पढ़ के बैठ गए आप लोग? अरे ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते क्या? पुलिस के लोग अपने ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते? अगर एक होम मिनिस्टर ने ऑब्जर्वेशन दी, क्या केस बंद कर दिया था? केस तो बंद नहीं किया, केस तो बंद नहीं किया, केस तो दोनों तरफ से खुला हुआ था। एक FIR और आत्महत्या दोनों चीजें खुली हुई थी। ऐसा थोड़ी है कि कह देने से केस बंद हो गया। FIR से बड़ा काम किया था एडीआर। सुनिए, FIR से बड़ी होती है। संजय गुप्ता सुन लीजिए, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने बाला साहब ठाकरे को जिंदगी में नहीं देखा होगा कि हत्या या आत्महत्या की जांच करना। आपको ये नहीं पता, साहब ठाकरे को आपको ये नहीं पता कि एडीआर क्या होती है? पहले आप ये जाने कि एडीआर होती क्या है। राम कदम जी को बताइए आप, एडीआर होती क्या है? एडीआर जो है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर मौत और हत्या आत्महत्या में डिस्कस किया जाता है। बाला साहब ने डायलॉग मारा था दशहरा रैली में, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, सुन लीजिए, सुन लीजिए बाला साहब ठाकरे ने दशहरा रैली में क्या कहा था। ये संजय गुप्ता का ऑडियो डाउन करिए, इनको बताता हूं मैं। बाला साहब ठाकरे, कभी देखी थी शक्ल बाला साहब ठाकरे की आपने? संजय गुप्ता, देखी थी शक्ल? नहीं, आपने देखी, हमने सर, तो मैं तो इंटरव्यू कर सुनी है बहुत सी चीजों को। क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत जी की शक्ल देखी है? ऐसे तो बहुत से नहीं, ठीक है, आप तो पुराने आदमी, आपने बता दूं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, देखा और सुना है, पढ़ा है। बाला साहब ठाकरे ने नाना पाटेकर का एक डायलॉग बोला था कि एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। यही हालत उद्धव सरकार की है, यही हालत उद्धव सरकार की है। पालघर में भी यही किया। मतलब आप सरकार में कहां पहुंच गई कि एक मच्छर, ऐसा कौन सा मच्छर है जिसने सरकार को हिजड़ा बना दिया? आप ये बता दो। मैं आप बोलूंगा ना तो आपको मिर्ची लगेगी, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। पायल रोजगी मेरे साथ हो गई है। पायल, कोई मच्छर, पायल सबसे सीरियस बॉलीवुड पॉलिटिशियन, ड्रग कार्टेल, बड़े परिवार, बिजनेस फैमिली, ड्रग्स एक हकीकत। और सेकंड जनरेशन का लगभग हर आदमी मुंबई और दिल्ली में ड्रग्स का सेवन करता है, चाहे वो MDMA हो, चाहे वो कोकीन हो। आप भी इसकी प्रत्यक्षदर्शी होंगी, मैं भी इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैं तो खिसक जाया करता था उन पार्टी से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ड्रग्स की बात आ गई, चलिए मैंने माना फाइनेंशियल एंगल हो सकता है कमजोर हो, कोई बातें नहीं निकली हुई हो, ड्रग्स के मामला और उसका दाऊद गैंग से जुड़ना, ये क्या साबित करता है? और दाऊद गैंग अभी भी मुंबई की गलियों में कितना एक्टिव है, उसका खुलासा मैं करूंगा। देखिए, ड्रग्स तो है बॉलीवुड के अंदर, ड्रग्स है IPL की पार्टीज के अंदर, बॉलीवुड के अवार्ड पार्टीज के अंदर, आफ्टर पार्टीज के अंदर, जब एक सुपरस्टार आपको अपने स्वीट पे बुलाता है और आप देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो इन हाउस स्वीट के अंदर पार्टी कर रहे हैं, तो उन जगहों पे ड्रग्स का सेवन किया जाता है। नाउ दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट। ये बात ऑब्वियसली अभी खुलकर बाहर आई है क्योंकि रिया के ड्रग चैट्स लीक हो गए हैं, जहां पर वो सुशांत के चाय, कॉफी और ये सब में ड्रग्स डालती थी विदाउट हिम नोइंग, व्हिच इज अ क्राइम। तो अब ये खुलासा करना बहुत जरूरी है कि बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स कैसे सप्लाई किए गए जब लॉकडाउन भी चल रहा था, एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑपरेटिंग जब एक आम आदमी राशन नहीं ले सकता था कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर। तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये मुहिम कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक द नारकोटिक डिपार्टमेंट डज नॉट गेट इट्स इनरोड्स इनटू द वेरियस पीपल हु आर
actually dealing, operating and spreading the drug usage in the industry. Because यहाँ पर एक outsider होता है, उसको बोला जाता है कि आप ये सब पार्टीज में जाइए, क्योंकि ये सब पार्टीज में जाके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और नेटवर्किंग करके आपको अगले दिन काम मिलेगा, बिकॉज आप मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज करेंगे। तो ये पार्टीज के अंदर ये सब कुछ होता है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ विटनेसिंग एवरीथिंग बिकॉज आई वाज आल्सो एन आउटसाइडर जो अहमदाबाद से मुंबई आई थी, जिसके ड्रीम्स बड़े थे और मुझे भी बोला गया कि ये सब पार्टीज अटेंड करेंगे तो आपको अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे आप। I also got into bad habits. It's not as if I did not get into bad habits. I was also an alcoholic. I used to smoke also. मेरे को वो सब कुछ छोड़ना पड़ा और मैं इसके लिए मेरे मंगेतर संग्राम जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, because since he came into my life, I have become a teetotaler. So life में कुछ decisions करनी पड़ती है जो decisions आपको जीने देती है। And सुशांत सिंह राजपूत was trapped from everywhere. And Riya was the main person जिन्होंने उसको उसके परिवार से दूर कर दिया। इन पार्टीज के अंदर फाइनेंसर्स को बुलाया जाता है। फाइनेंसर्स जो पिक्चर फंड करते हैं, दे आर नॉट द पीपल इन फ्रंट ऑफ द फिल्म्स, बट दे आर द पीपल हु फ्रॉम बैक एंड पुश मनी इनटू द फिल्म्स। ये फाइनेंसर्स के क्या लिंक्स है आपको वो चेक करना चाहिए। फाइनेंसर्स आर ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड मेन हु आर लुकिंग फॉर सेक्सुअल एंडेवर्स, और उसके लिए ये पार्टीज के अंदर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, अपकमिंग एक्ट्रेसेस को कहा जाता है कि ये पिक्चर का फाइनेंसर है, इसके साथ फ्रेंडशिप करो, इसके साथ बॉन्डिंग करो, अगली पिक्चर में शायद आपको चांस दे दे। तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड ये एक रियलिटी है जिस रियलिटी के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और पायल, इस रियलिटी का मैं खुद गवाह हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसका बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं। हर घंटे में इस्तेमाल करने वाले भी बॉलीवुड के लोगों को मैं जानता हूं। मैं सीधे चलता हूं विकास गुप्ता जी के पास। विकास गुप्ता जी, रिया चक्रवर्ती ने आज जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने परिवार पर कई गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं। कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो गले नहीं उतरते। मसलन प्रियंका, उनकी बहन, दारू के नशे में या अल्कोहल के नशे में उन्होंने जाकर रिया को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया। एक पिता जो है उनका, वो जो 74 ईयर हैं, एग्रीव्ड पार्टी हैं, उनके सुशांत से संबंध खराब थे क्योंकि पिता ने सुशांत को घर से निकाल दिया था। तीसरा, उनकी बहनें उनका टेक केयर नहीं करना चाहती थी। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में क्यों एक दिन में छोड़ के चली गई, वो तो उल्टा परिवार पर आरोप लगा रही है। विकास गुप्ता जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या ये चीजें, रिया ने ये कहा है कि वो उन्होंने क्योंकि उनकी मां को छोड़ दिया था इसलिए वो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मैं उस पर भी आऊंगा संजय गुप्ता जी। मैंने सही कहा था, आप रिया चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन है, बिल्कुल उसकी बात दोहरा रहे हैं, बिल्कुल उसकी बात दोहरा रहे हैं। चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन नहीं, हम तो जो उसने कहा है उसको कहने के लिए कह रहे हैं। ये कहा, उसने ये कहा है जस्टिस फॉर सुशांत का मतलब जस्टिस फॉर सुशांत हो, ना कि पॉलिटिक्स ऑन सुशांत हो। लेते हैं राम कदम जी सीधा महाराष्ट्र सरकार पे कूदने लग जाते हैं। राम कदम जी जवाब देंगे। विकास गुप्ता जी से सवाल पूछा है संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी से सवाल पूछा है। कल आप अपना नाम विकास गुप्ता करवा लेना, मैं आपसे सवाल, आप उसका जवाब दे देना। विकास गुप्ता जी प्लीज। हाँ दीपक जी, देखिए, लीजिए विकास गुप्ता जी से लीजिए। जहाँ तक उनकी बहन का बात है, मुझे लगता है इसकी चैट्स जो सुशांत ने लिखी थी, ये आज वक्त पे जरूर आया है इस इंटरव्यू में, लेकिन ये चैट्स काफी दिनों पहले भी मीडिया में लीक करी गई हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठ करके आता है कि क्या सिलेक्टिव लीक्स दोनों साइड को करनी चाहिए या नहीं। मैंने जब ये मुहिम स्टार्ट हुई, जब रिया की पिटिशन लगी कि बिहार से इन्वेस्टिगेशन मुंबई ट्रांसफर की जाए, मैं उन दिनों से लेकर के आज तक या उससे पहले से चैनल्स पे मैंने ये मेंटेन किया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं कि अगर ये इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया जाए, कि अगर जनता में, अगर मीडिया ने इस तरह का परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि मुंबई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है और जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, तो दीपक जी मैंने खुले शब्दों में इस बात को स्वीकारा था और सपोर्ट भी किया था कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, जिससे जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाए। लेकिन मैं ये बात आपको एक कहना चाहूंगा कि सुशांत की फैमिली और उनके वकील की तरफ से भी सिलेक्टिव लीकेज, उनके अरेस्ट का डिमांड, जो एक प्रेरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का होता है, जिस दिन से सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, उनके वकील और उनके परिवार ने ये डिमांड करी कि रिया को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप था। सर एक मिनट, विकास गुप्ता जी,
वो परिवार तो इफेक्टेड था, मैं मानता हूं रिया इफेक्टेड थी, पर रिया भी दूध की धुली नहीं थी। उसने भी लगातार चैट रिलीज की, उसने भी सुशांत की बहन और जीजाजी का वो वीडियो रिलीज किया जिसमें वो अकाउंटेंट को डांट रहे थे। उसने सुशांत की वो चैट रिलीज की जिसमें वो कह रही हैं कि प्रियंका और उनका झगड़ा हुआ, ये साबित करने की कोशिश की। तो ये मत कहिए कि सुशांत का परिवार गलत है, रिया चक्रवर्ती भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो खुद मानती है कि ड्रग पेडलर गौरव आर्या को वो जानती है, और ड्रग पेडलर गौरव आर्या के सीधे दाऊद कंपनी से रिलेशन है, ये भी स्थापित हो चुका है। उनके पार्टनर अरेस्ट हो चुके हैं 2017 में इस बिना पर 40 करोड़ की एमडीएमए के साथ। मैंने खुद कहा कि दोनों पक्षों को जो ये सिलेक्टिव लीकेज है मीडिया को, ये नहीं करनी चाहिए। परंतु एक बात आप दीपक जी अवश्य मानेंगे कि मीडिया के कुछ चैनल्स का जो स्तर है वो इतना ज्यादा गिर गया है पिछले कई दिनों में, जिसमें रिया को दूसरे चैनल की बात मुझसे मत करिए, मेरी बात मुझसे करिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ ठीक है, कि रिया की इन्वेस्टिगेशन भी वो कर रहे हैं, उसे गिल्टी भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप मीडिया के वो सेक्शन होते कौन है जो ना ये मैं नहीं मानता। देखिए इस देश में प्रेस फ्रीडम है, और कोई खबर अगर पब्लिक परव्यू में आ जाएगी और इन्वेस्टिगेशन डिमांड करेगी, आप ये मत भूलिए विकास गुप्ता जी, आप ये मत भूलिए विकास गुप्ता जी कि इस देश में बहुत बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। 14 एमपी को सदस्यता से रद्द किया गया है, ये मत भूलिए आप। तो आप इसको एक तरफा नहीं कह सकते। आज तथ्यों को सामने रखने की आवश्यकता, कवरेज की आवश्यकता जरूर है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि कल ये आया कि 8 हार्ड डिस्क आप उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, तो इनको ये इंफॉर्मेशन क्या सीबीआई या ईडी इनको लीक कर रही है? और अगर कर रही है, अच्छा ये बताइए फिर रिया चक्रवर्ती, मैं ममता काले से उल्टा सवाल लेता हूँ। ममता जी चलिए, सुशांत के परिवार ने एलिगेशंस लगाए, क्या एक पीड़ित परिवार अपने बेटे के इंसाफ के लिए एलिगेशंस नहीं लगा सकता? और क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे सेलेक्टिव लीकेज के मामले में दूध की धुली हुई है? बताइए। नहीं, मैं तो दोनों पक्षों को कह रहा हूं, क्यों नहीं बिल्कुल भी सेलेक्टिव लीकेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जी भी यहाँ बैठे हैं, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस समय चैट्स को क्या लीक करना चाहिए? आप ये सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होकर के वो खुद कहेंगे कि ये गलत चीज कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, विकास गुप्ता जी ममता जी को बोलना जी। जी धन्यवाद दीपक जी। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो वही लोग खड़े हैं जिनकी संवेदनाएं बिल्कुल, और जमीर जो है मर गया है, संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। एक 74 वर्ष के पिता को न्याय अगर मिल रहा है तो उस बारे में लोगों को इतना खराब लग रहा है। सर कानून मुझे भी आता है, कानून मुझे भी आता है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपकी सच्चाई मुझे पता है, मैं जितने चैनल पे आप जाते हैं मैं आपके साथ रहती हूँ, ठीक है ना? राजनीति कर रही है सिर्फ आप तमीज से बात कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए। अगर आपको तमीज से बात करना नहीं आता तो प्लीज लीव द पूरा ये आप अभी समझे ना। आप इस तरीके की बात मत कीजिए। संजय गुप्ता जी प्लीज, संजय गुप्ता जी दिखाने की कोशिश क्यों करती हैं? ममता जी कंक्लूड करेगी। ममता जी एक मिनट, संजय गुप्ता जी मैं आपका ऑडियो बंद कर रहा हूँ। आप हर के बीच में बोलते हैं और पॉइंटलेस बोलते हैं, कोई आर्गुमेंट दे दीजिए। ममता जी हम तो चले जाते हैं, फिर आप ऑडियो। जी देखिए दीपक जी, परेशानी ये है ना कि सच बोलेंगे तो ये लोग पर्सनल हो जाते हैं, और इनको हक कौन देता है किसी के बारे में इस तरीके की बात करने का? ये समझते क्या है अपने आप को? इन्होंने क्या ठेका ले रखा है क्या जो विक्टिम परिवार है उसको बदनाम करने का? और जो लोग विक्टिम के साथ खड़े हैं, हम सारे के सारे, उनके बारे में ये कुछ भी बोलेंगे? इनकी संवेदनाएं और जमीर मर गए हैं, हमारे जिंदा हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं है। अगर मेरा ना तो कोई पॉलिटिकल गेन चाहिए मुझे, मैं बिहार से चुनाव लड़ने नहीं जा रही हूँ, समझ गए आप? और ना ही मैं बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से हूं कि मैं अपने पर पुराने स्कोर सेटल कर रही हूं। तो इस तरीके की बात आप दोबारा ना करें, उससे तो अच्छा रहेगा। जहां तक आज के दीपक जी, आज के इंटरव्यू का सवाल है, आप ये देखिए कि वही लड़की है जो मीडिया ट्रायल की बात कर रही थी। जब पिता ने 40 दिन के बाद जो है एफआईआर की बात करी, जब बहनों ने ये बोला कि हमें न्याय चाहिए, और जब उनको ये दिखा कि 67 डेज तक मुंबई की पुलिस उनके साथ न्याय करती भी नहीं दिखाई दे रही है, और वहां की सरकार, वहां के आदरणीय गृह मंत्री ने मीडिया में आकर के 15 मिनट में बोलता कि ये आत्महत्या है। अब सारे मीडिया ट्रायल हो रहे थे, लेकिन आज जो 2 घंटे का इंटरव्यू दी है, तब मीडिया ट्रायल नहीं होता है, तब मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता है, तब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता है। जब इन पर एफआईआर हो और उसके बाद एक बेचारा सा वीडियो बना करके एयर कर देती है कि सत्यमेव जयते। ये सेलेक्टिव हेयरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी अपने घर में रखे तो अच्छा है।
आप सोचिए, इस लड़की ने आज उस बच्चे को, जिसको स्किज़ोफ्रेनिक बोला, जिसको डिप्रेस्ड बोला, जिसको बोला कि उसको बाइपोलर था, उस पर आज 2 बड़े एलिगेशन और लगाए कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था और दूसरा बोला कि वो ड्रग एडिक्ट था। जस्ट बिकॉज आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, रिया चक्रवर्ती आके कुछ भी झूठ उसके नाम पे बोलेगी और हम लोग सुनते रहेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? हमारा ज़मीर नहीं मरा है। आप बोलते हो कि वो लड़का ड्रग लेता था, तुम पाक साफ हो। तुम्हारे सारे चैट ईडी ने जो रिट्रीव करे हैं वो दिखाते हैं कि 2017 से तुम ड्रग लेती भी थी और तुम सुशांत को ड्रग उसके बाद दे भी रही थी। तुम्हारे आने से पहले सुशांत बिल्कुल ठीक था। 1 साल में सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, सुशांत ड्रग एडिक्ट हो गया, सुशांत बाइपोलर हो गया, सब कुछ हो गया उसको। ठीक है, सब कुछ हो गया। आप ये भी नहीं चाहते कि वो परिवार इस बारे में बात करे, और बात करेंगे तो इस तरीके के लोग आकर के उन लोगों पर आक्षेप लगाएंगे जो लड़ रहे हैं। इनको ये बोल दीजिए दीपक जी, मैं आपके माध्यम से इनको बोलना चाहती हूँ कि जो सच की लड़ाई लड़ते हैं वो ऐसे प्यादों से डरते नहीं है, और ममता काले बोलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं फिर आऊंगा। क्या है बॉलीवुड और ड्रग कनेक्शन, कितने गहरे हैं इसके तार, और क्या बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड अभी भी जुड़े हुए हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो आज देश की बहस में हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह केस के मामले में। रिया चक्रवर्ती ने आज इंटरव्यू देते हुए ये तो कहा कि वो सुशांत को प्यार करती थी, लेकिन ये भी कहा कि सुशांत बैन ड्रग मारिजुआना, जो कि गांजे के पौधे से बनाई जाती है, प्रोसेस करके उसका सेवन किया करते थे। इसका सेवन भारत में दंडनीय अपराध है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वह उनकी ये बात छुड़वाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने माना कि उनके ड्रग डीलर गौरव आर्या से संबंध है, वो उनको जानती है, लेकिन खुद ड्रग लेने से उन्होंने इनकार किया। मैं आगे इस पर आऊंगा। संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, गोपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ राम कदम जी है, मेरे साथ विकास गुप्ता जी है, मेरे साथ ममता काले जी है। लेकिन सबसे पहले चलता हूं रिदम नेगी के पास। मेरी एक दर्शक पुणे से जुड़ गई हैं। रिदम, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, देखा जाए तो 66 से ज़्यादा डेज से ज़्यादा ये केस था मुंबई पुलिस के पास, और उनका इतना ढीला बर्ताव देख के अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई डेफिनेटली इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा, क्योंकि जो काम मुंबई पुलिस इतने टाइम में नहीं कर पाई, इतने सारे खुलासे हम हर दिन देख रहे हैं, 7 ही दिन हुए हैं सीबीआई को। और ऊपर से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा डाउटफुल लगती हैं मुझे, क्योंकि अगर उनको इतनी ही हमदर्दी थी, इतना ही वो उसे प्यार करती थी, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत क्लोज था, वो उन्हें गर्लफ्रेंड कहती थी, दूर की कोई रिश्तेदार नहीं थी, तो उनको अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए था पहले ही। उनके पास बहुत सारे माध्यम थे बताने के, मीडिया थी, प्रेस थी, जांचकर्ताओं को सही तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे सकती थी वो। उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। अगर कोई इंसान सही में सच्चा होता है, ट्रूथफुल होता है, तो डेफिनेटली वो सबसे आगे आके बात करता है। जब हमने कभी गलती की ही नहीं होती है तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि इस मामले में, चाहे ये सुसाइड है या मर्डर केस है, डेफिनेटली लगता है कि इस पूरे प्लॉय में उनका एक बड़ा हाथ है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं राम कदम जी के पास। रिदम ने बड़ी बात की है, उनका कोई हाथ है, शक के घेरे में, शक के दायरे में आती हैं। गोपाल सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। उन्होंने कहा है कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत, एक बैन ड्रग होती है मारिजुआना, जो गांजे के पेड़ से बनती है, उसका लगातार सेवन करते थे, वो उनको रोकती थी और वो उनकी इस आदत को छुड़ाना चाहती थी परिवार की तरफ से। गोपाल सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सारी बात ये गलत है। सुशांत आज तक सुपारी भी नहीं खाता था। अब लेटेस्ट वो आया भी था बिहार, हम लोग के साथ रहा भी, लेकिन आज तक ऐसी उसकी कोई गंदी आदत नहीं थी। अब रिया चक्रवर्ती बोल रही है तो 20 कन्या है, उसको 20 पिलाई है कि क्या पिलाई है, क्या सब चीज़ का आदत ये लगाई, जो कि परिवार से भी ये दूर करवा दी, उससे बात तक नहीं हो पाती थी। अब क्या बताऊं इसमें हम। ठीक है संजय गुप्ता जी, परिवार का बड़ा सीधा आरोप है, अगर ये सब बातें थी, सब चीज का लत कभी नहीं रखता था। रिया चक्रवर्ती उसी दिन क्यों सामने आई जिस दिन उनके खिलाफ ड्रग का केस भी चल गया, एनसीबी भी आ गई, दुनिया भर की चीजें आ गई, और उनको लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि मनी ट्रेल में उनको लगा वो तो बच जाएंगी, लेकिन ड्रग्स में नहीं बच पाएंगी, क्योंकि एनडीपीएस पे कानून इतने सख्त हैं कि बड़े बड़े अंदर हुए हैं।
ठीक है, उन्हें जब कभी सही लगा वो आई। एक तो देखिए इस जिस तरह से ये केस चर्चित रहा, हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या हुआ, हर किसी को पता चले। और मुंबई पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो ये बताया नहीं जाता कि जब तक फाइनल पे नहीं पहुंचते कि क्या हुआ। अब रिया चक्रवर्ती ने जो बात बताई है उनमें एक बात मुझे बहुत सही लगती है कि जिस तरह से 8 तारीख को तो चलो वो चली गई, लेकिन 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में उनकी बहन नीतू सिंह भी वहीं थी। उनकी बहन नीतू सिंह को भी बताना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो तो मेन अच्छे से जानती होंगी हर बात को। 1 हफ्ते का टाइम होता है, 8 दिन का टाइम होता है, 6 दिन का टाइम होता है कि जब जो सुशांत सिंह राजपूत के जो कर्मचारी थे वो तो थे, उनके अलावा उनकी बहन भी थी उनके साथ ही। संजय को तो बताएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि असलियत तो वो भी जानती रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने के लिए फीस मिल रही है कहीं से आपको? फीस रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने का हमारा कोई वो नहीं है। आप एक बात आप तो कंठस्थ करके बैठे संजय गुप्ता जी, आपने तो कंठस्थ कर लिया सब कुछ। नहीं उनकी बात क्या, शिवसेना को बचाते बचाते आप रिया चक्रवर्ती को बचाने तक आ जाएंगे। नीतू सिंह जो वहां रहती थी। संजय गुप्ता जी, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, शिवसेना को बचाते बचाते आप रिया चक्रवर्ती को बचाने लगेंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। अभी एक दर्शक थी आपकी, नहीं बचाने का नहीं है कुछ भी। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी एक जो आपकी दर्शक थी उसने भी कहा कि रिया चक्रवर्ती डाउट में है। डाउट होता है, डाउट तो है ही, जिम्मेदार वो हो सकती है, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन अपराधी होना और दोषी होना ये अलग होता है। इसके लिए जांच में इस तरह के सबूत भी चाहिए, क्योंकि अदालत में भी केस प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस को। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो मर्जी कर देगी और किसी को गिरफ्तार कर लेगी फिर उसको अदालत को जवाब नहीं देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। तो जिस तरह से डाउट रिया चक्रवर्ती पर है, ठीक इसी तरह से कुछ तो खुलासे उनकी बहन को भी करने चाहिए ना, जो वहीं रहती थी, कि क्या हुआ 1 हफ्ते के अंदर, क्या नहीं हुआ। कितनी जल्दी पट्टी पढ़ लेते हैं आप। मतलब हमारे बचपन में मम्मा हमको कहती थी, मेरी माँ की रट्टू टोटा मत बनना बेटा। हमारी पट्टी पट्टी होगी, मतलब हमारे सवाल रट्टू टोटा बने हुए हैं। आपके सवाल हो गए, हमारे सवाल बाबा जी का ठुल्लू हो गए। बड़ी अजीब बात हो गई आपकी। मतलब कपिल शर्मा को भी आप खूब देखते थे, हम तोता बने हुए हैं, कपिल शर्मा को भी खूब देखते थे आप। स्पोक्स पर्सन हो गए। नहीं मतलब आपके सवाल, हमारे सवाल बाबा जी का ठल्लू, मतलब कमाल की बात होगी। है तो आप मतलब हमारे सवाल ही नहीं है। क्या उनसे भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनको नहीं बताना चाहिए कि हफ्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो वहां नहीं थी, उनकी बहन तो थी वहां पर, तो वो भी तो सच बताएं कि क्या हुआ। आपके पास आऊंगा, फिर मैं थोड़े गंभीर सवाल के लिए राम कदम जी और विकास गुप्ता के पास भी चलूंगा और आपका भी व्यू लूंगा। ममता जी क्या कहेंगे संजय गुप्ता जी को? दीपक जी, आपने इतने अच्छे से संजय जी की सच्चाई निकाल के रख दी है ना कि बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत धन्यवाद उसके लिए दीपक जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्यार से जिसे कहते हैं ना, ममता काले जी तो संबित पात्रा से बड़ी प्रवक्ता है बीजेपी की। गुप्ता जी के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं जरूरत है। देखिए आप तो संबित पात्रा से बड़ी प्रवक्ता है बीजेपी की, अच्छे से जानता हूँ मैं आपको। आप सोचिए, शांति रखिए, शांति ठंडा पानी देश की आवाज बनी हुई है संजय गुप्ता जी, समझ नहीं रहे आप। ये लॉकडाउन खुल जाएगा जिस दिन पालघर के बारे में और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो सवाल आपकी पार्टी और आपके नेताओं से पूछे जाएंगे, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ममता काले जी कंक्लूड करिए। नहीं, पालघर के मुद्दे को भी आप सरकार के ऊपर करने लग जाते हैं। आप मुझे बताइए, पालघर में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, किसी और सरकार ने कभी एक भी किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया हो तो बताइए आप मुझे। अक्सर हमारे जैसे लोग बात करते हैं निस्वार्थ होकर, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सच्चाई, हमारी सच्चाई तो सच्चाई नहीं है। क्या उस लड़की का कि उसने बोला आज अपने इंटरव्यू में, मुझे सुन के दुख हुआ, जिसमें उसने बोला कि उसको डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत को उसकी बात के कारण। आप पूछिए माता जी जिनका इतने साल पहले स्वर्गवास हो गया, मतलब के लिए आप कहती थी कि मुंबई पुलिस 24 घंटे में पता कर सकती थी, सीबीआई को 1 हफ्ता हो गया। माता जी की वजह से डिप्रेस थी। माता जी की वजह से अगर सुशांत को डिप्रेस होना होता तो आज वो लड़का वहां नहीं होता। एक सुजन वॉकर की बात करते। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, डिप्रेशन सिर्फ एक सोच होती है। डिप्रेशन ऐसा नहीं होता कि आदमी सोचना समझना बंद कर देता हो, खाना पीना बंद कर देता हो, और उसमें कोई कमजोरी आ जाती है। कभी कभार उसके दिल में दिमाग में कोई बात होती है। कहां से पढ़ा एमबीबीएस, कहां से पढ़ा आपने? तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है क्या कि मतलब आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती हो? डिप्रेशन एक सोच ही तो होती है, दिल और दिमाग में किसी बात को लेकर के कि भाई जब भी वो बात सामने आती है तो दिल और दिमाग में बैठ जाती है, आदमी मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, और कुछ थोड़ी। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है क्या? आप क्यों माखौल उड़वा रहे हैं अपना? आप बाइपोलर के बारे में और स्किज़ोफ्रेनिक के बारे में पढ़िए,
क्या होता है बाइपोलर? नहीं तो डिप्रेशन को आप कोई बहुत बड़ा वो मान रहे हो कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी होती है कि सीधे राम कदम जी के पास चलूंगा। राम कदम जी, आपको क्या कारण लगते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को इस तरीके से हैंडल किया? पहला कारण मुझे लगता है कि उनको वो इस बात को जानते थे कि इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, उन्होंने घुमाने फिराने की कोशिश की। और मुझे ये बताइए, सतीश वकील, क्या 24 घंटे में रिया चक्रवर्ती जैसी एक एक्ट्रेस के लिए अरेंज हो सकता है मुंबई में? मैंने तो पहले दिन सवाल उठाया था ट्विटर पर, तुरंत चुटकी बजाते ही। दीपक जी, मेरी विनम्रता से सरकार में सही से पूछ दिया संजय गुप्ता जी से कि वे बोलते समय मैं मौन था, कृपा करके आप मौन रहिए, जब आपका समय आएगा बिल्कुल बोले। दीपक जी, इस बात को अब छुपाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि कुछ महाराष्ट्र सरकार के नेता इसमें इन्वॉल्व है। उनको बचाने के चक्कर में ड्रग माफिया है, कुछ फिल्म जगत के लोग हैं, उनको बचाने के चक्कर में इस मामले को महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती थी। और ये बात केवल मात्र मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात देश की और दुनिया के करोड़ों सुशांत के चाहने वाले लोग और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं। और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन रिया चक्रवर्ती के बारे में प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार के नेता और सारे लोग काम कर रहे हैं, यदि हम इस तथ्यों के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो सुशांत के मौत से लेकर के ये मामला सीबीआई को सौंपे जाने तक 66 दिनों के बीच में हम बात करें तो सुशांत की लाश ले जाती है ऐसे अस्पताल में कि उसके घर के बगल में 3 अस्पताल है, वहां नहीं लेके जाती लाश ले जाती है उसके बाद आने वाले ऊपर हॉस्पिटल में। लाश के जो 5 डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो डॉक्टर संदिग्ध रूप से छुट्टी पर चले जाते हैं। लाश का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, उनसे समय मौत हुई टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। बाद में डॉक्टर्स को पूछा जाता है कि ये ने इस प्रकार से इस पे टाइम क्यों नहीं नोट किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। कुछ बुनियादी तथ्य उनसे पूछे जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हमको जो कहा गया वही हमने किया। ये एक लाइन दीपक जी बहुत बड़ा मायने रखती है। हमको जो कहा गया, ये हमको जो कहा गया, ये कहने वाली शक्ति कौन है? ये कहने वाली शक्ति महाराष्ट्र की सरकार है। अब महाराष्ट्र की सरकार पोस्टमार्टम के पहले, भाई साहब हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं बीच में न बोले। आपसे कहा था उन्होंने या किसी मीडिया में कहा था? अच्छा राम कदम जी, आपने अपनी बात कंक्लूड की। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सीधे से जल्दी से चलूंगा। श्रवण सागर मेरे एक दर्शक जयपुर पर जुड़े हैं, आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 98% लोग श्रवण सागर जी बोल रहे हैं कि इस मामले में चूंकि अब इसका अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन सामने आ गया है, कार्टेल। 98% लोग बोल रहे हैं कि इस केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच हो। ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी में लगाए हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं हत्या हुई है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल मेरा मानना है कि ये पूर्ण रूपेण एक हत्या का चक्र है, क्योंकि सुशांत इस तरह का बंदा नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो एक डिजर्विंग पर्सन था। उसकी स्ट्राइक रेट 100% थी और उसके पास एक कलाकार को क्या चाहिए होता है, एक नाम, एक काम, एक फैम, वो सब सुशांत के पास था। तो जब सुशांत के पास ये सब था, उसके बाद मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये एक सुसाइड है। कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरा अंडरवर्ल्ड है। अब जैसे ड्रग्स का नया मामला जुड़ रहा, तो ये एक ड्रग्स भी एक अंडरवर्ल्ड की पूरी एक कार्यशैली है जो इंडस्ट्री में है। ठीक है श्रवण जी, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। हम फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन मैं आपको बता दूं 98% लोग अब मानते हैं इस देश के आज कि सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे ही आरोप बीजेपी के माफ कीजिएगा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल एक ब्रेक।